बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है, डॉलर की दौड़ भी उसके साथ साथ लगी हुई है। IMF के टफ़ मुश्किल तरीन शराइत पे हमें महंगाई करनी है। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि IMF से जो हमारे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर साहब हैं फ़ाइनांस के, वज़ीर आज़म साहब के टीम में फ़ाइनांस मिनिस्टर भी नहीं है जो IMF से डील करे। वहाँ पे सेक्रेटरी फ़ाइनांस उस चीज़ों को डील कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात ये कही जाती है कि इस वक्त रीजन में पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस सबसे कम हैं। इस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है। आज कराची में जो मिल्क की प्राइसेस है, उसकी जो डेयरी फार्म एसोसिएशन है, उन्होंने थ्रेट दिया है कि हम 45 रुपये पर लीटर जो है वो प्राइसेस मिल्क की बढ़ाएंगे। जो कहाँ पहुँचेगी, इस तमाम बातों पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ PDM ने ऐलान किया है कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ सख्त धरना देंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी काबीना के साथ इजलास किया है, उसमें उन्होंने पुरानी बातें दोबारा दोहराई हैं कि हम सख्त किस्म का एक्शन लेंगे। जो प्राइस कंट्रोल करने की जो साइकिल है, जो इदारे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। हम इन सारी बातों को देखते हैं। वज़ीर आज़म साहब आने से पहले जो बातें करते थे वो सारे के सारे उनके ऊपर यू टर्न ले रहे हैं। आज मैं देख रहा था मिनिस्टर हैं जेल खाना जात पंजाब के फयाज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने एक वीडियो शेयर की। वो एक होटल में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके, और एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे जाके कोई 300 रुपये के या 200 रुपये के जो है वो खाना खा रहे हैं। और वो इस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो कितनी नीचे तक जा रही है। लेकिन ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ अब ज़्यादा देर तक मीडिया में बिकने वाली हैं नहीं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करना होगा। ये दिखाव से कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम बातों पे डिस्कस करने के लिए, इसके साथ साथ हमारे मुल्क में और दुनिया में ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, ये ई-कॉमर्स है क्या। हमारे साथ इस वक्त मुस्तनद पैनल है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, फार्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ हमारे साथ नईम कुरैशी साहब हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA नुसरत वाहिद साहिबा हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी प्रोग्राम में लेंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने एक आर्टिकल भी लिखा है ई-कॉमर्स मुआशी ग्रोथ और पाकिस्तान में, और आपने उनका कंपैरिजन दुनिया के साथ किया है, जो ख़ास तौर पे आपने निम में लेक्चर दिया है 29 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरों को। तो आप क्या देखते हैं, ये पहले तो आप हमारे नाजरीन के साथ ई-कॉमर्स का पाकिस्तान में फ्यूचर बताएं, और दुनिया इस वक्त ई-कॉमर्स से किस तरह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स पे डिपेंड कर रही है। जी, ये 29 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स था जो 20 ग्रेड में प्रमोशन के लिए होता है, और अल्लाह ताला का इतना करम है कि 12 साल से मैं उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंटेशन वगैरह और सवाल जवाब, दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको पढ़ाते हैं। हाँ जी उनसे भी सीखते हैं क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं और आने वाले वक्त में वो ही पॉलिसी बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ करें और फिर हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। देखिए, मैंने ये कहा कि कोरोना में बहुत सारी चीज़ें खामोशी से चेंज हो गई। कुछ के अदराक है हमें, कुछ के अदराक नहीं। कोरोना में घर से बैठ के बिज़नेस को बहुत फ़रोग़ मिला। सही। और जहाँ तमाम बिज़नेस से ठप हुए, वहाँ अली बाबा और अमेज़ोन का बिज़नेस ऊपर गया है। उन्होंने नई जॉब्स दी लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन सेल जो है, जिसको ई-कॉमर्स भी कहते हैं, बिल्कुल, उसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हुई। आपको सुन के ये खुशी होगी कि इस वक्त तकरीबन 40% डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में। 235 बिलियन रुपीस की एक अमाउंट है जो ई-कॉमर्स के थ्रू रूट कर रहे हैं पाकिस्तान का। लेकिन अब भी शेयर इंटरनेशनल जो ई-कॉमर्स का स्टैंडर्ड है उसमें 1% है, यानी सिर्फ पाकिस्तान की टोटल तिजारत में 1% ई-कॉमर्स होता है, जबकि अमेरिका का 9% है,
यूके का 8% है, सऊदी अरब का 6% है, इंडिया का $20 बिलियन तक पहुंच गए। तो एक तो हमें ज़रूरत ये है कि हमें ई कॉमर्स को अपनाना होगा, क्योंकि दुनिया का यही ट्रेंड है बिजनेस का। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन जो आ गया है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी डिजिटल इकोनॉमी का ये सोल्यूशन है, हल है उसका। और ये देखते हुए आपने ये देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट में 4.61 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यानी 6 करोड़ 10 लाख लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और उस इंटरनेट से हम डेफिनेटली ई कॉमर्स को फ़रोग़ मिला है। हबीब बैंक की अपनी एक डेटा उन्होंने दिया था, तो 30 खरब रुपए का ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बैंक की वो ई कॉमर्स। सर अगर ये हम ई सिस्टम के थ्रू करेंगे तो टैक्स कलेक्शन भी आसानी होती है? नहीं, देखिए इसमें ये डॉक्यूमेंटेड हो जाती है आपकी, और आप इससे कैश दे के फरार नहीं हो सकते। तो एक तो ये डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की तरह है, दूसरे इसमें बहुत सारे खर्चे आपके कम हो जाते हैं, लिहाजा आपको अच्छी प्राइस मिलती है। मिसाल के तौर पे मिडिल मैन इसमें नहीं होता कि आप उसके थ्रू ले रहे हैं, उसने अपना इसमें प्रॉफिट रखा, फिर इसने अपना प्रॉफिट रखा, फिर दुकानदार ने अपना किराया भी उसमें डाल दिया। इसमें डायरेक्टली मेन सप्लायर से आप जो हैं ये जो क्रेडिट है ये आप मैडम को देना चाहेंगे या ये ग्लोबल नीड है? ये ग्लोबल हुआ है और अब से नहीं हुआ, ये कई सालों से है। लेकिन इस वक्त के जो स्टैटिस्टिक हैं वो माशाल्लाह इतने हैं कि 235 अरब रुपए तक ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में पहुंच गई हैं। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? इससे भी फ़ायदा तो नए यूथ को हो सकता है जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, जो स्मार्ट टेलीफोन, इंटरनेट, ऑप्टिक फाइबर और ऐसे गैजेट से जिनमें पुराने वक्तों के लोग इतने तेज़ नहीं हैं, वो इनके सोल्यूशन लेके ऐप जिसको कहते हैं आप, ऐप से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपने देखा दुनिया में गाड़ी एक भी नहीं है, लेकिन आपके पास गाड़ी जो है वो करीम जो है वो ऐप से चल रही है। बिल्कुल। किसी के पास होटल नहीं है, कमरे नहीं, वो लेकिन ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर रहे हैं। इसी तरह वो अलीबाबा और अमेज़ॉन जो है वो अब ग्रोसरी घर पे पहुंचा रहा है। ये हमने नहीं सोचा था कभी भी, लेकिन ग्रोसरी घर पे पहुंचाई जा रही है, नो एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पाकिस्तान में भी देखा एक एतमाद ऑनलाइन के नहीं फूड पांडा को आप देखें। हाँ, फूड पांडा हमारे बच्चे जब होते हैं कॉल कर रहे होते हैं और घर पे डिलीवरी हो रही होती है, और वो पहले जो डर या खौफ था कि बोलेंगे कुछ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा चार्ज कर देंगे, ख़राब चीज़ आ जाएगी, वो नहीं है। उसके प्रोडक्शन रिप्लेस भी कर रहे हैं और सारी चीजें करेंगे, और अगर आपको डिलीवरी में ताखीर है तो वो पेनल्टी भी देते हैं वो। तो ये एक खुशाइन ट्रेंड है जिसे हमें इनकरेज करना चाहिए, और दुनिया का ग्लोबल ट्रेंड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। लिहाजा आपको भी विलिंगली या अनविलिंगली इस ट्रेंड को अपनाना होगा, और इसमें नुकसान नहीं है, इसमें फायदा है। कॉस्ट भी आपकी कम होती है, ओवरहेड आपके कम हो जाते हैं, घर पे आपको डिलीवरी मिल जाती है खटखट आके, फिर आप देखते हैं, और अगर आप समझते हैं वो चीज़ नहीं है तो आप वापस भी कर देते हैं। तो इसमें बायर की भी प्रोडक्शन, उसको भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है, आपकी कॉस्ट की भी सेविंग है बहुत सारी। मिडिल मैन और दूसरे लोग जो इसमें आ जाते हैं उनके ओवरहेड बिल्कुल कम हो जाते हैं। नईम कुरैशी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा महंगा प्रॉब्लम है जो हर आदमी के ज़ुबान पे है वो है महंगाई। जब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ग्लोबल ट्रेंड है जो ग्लोबली दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत, आप एज एनालिस्ट क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत की नाइल है? देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, ग्लोबल फैक्टर भी है, जाहिर है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान में भी प्राइसेस बढ़ेंगी। राइट। लेकिन यहाँ बिजली का मामला है, बिजली की प्राइस बढ़ रही है, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हुकूमत का एक्चुअली इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। दावे बहुत हैं, हुकूमत दावे बहुत करती है कि हम कंट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इस वक्त किसी भी चीज़ पर भी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई हो रही है इसमें हुकूमत की मिसमैनेजमेंट भी है, बैड गवर्नेंस का भी दखल है, इनकॉम्पिटेंसी का भी दखल है। और फिर इस महंगाई के बाद जो है
वज़रा के जो बयानात हैं वो आवाम की तसल्ली के बजाय उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। राइट, आप समझते हैं कि दोनों चीज़ें इसमें? जी बिल्कुल हैं। अच्छा मैडम, जब इनकलाब फ़्रांस आया था तो उसका एक जुमला मशहूर हुआ था कि जब मलका ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। उन्होंने कहा मैडम इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। उन्होंने कहा ये फिर इनको बोलो डबल रोटी खाएं ना, ये केक खा लें ना। तो ये क्या वाकई अब इस वक्त वही सिचुएशन है कि वज़ीर आज़म साहब ऊपर से देख के कह रहे हैं कि ये केक खाएं? मैडम तो नहीं सजेस्ट करने वाली है। हाँ मैडम, मलका तो भी इस वक्त हमारी मैडम ही है, तो बताएं आवाम के लिए, आप लोगों ने नए ख्वाब दिखाए थे नए पाकिस्तान में। थैंक यू। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर मैं ये वाली बात करूँ तो आप कहेंगे रेपिटेशन है, फ्रॉम द लास्ट 3 years यू आर लिसनिंग द सेम थिंग्स एंड अगेन कि बहुत सारी चीज़ों में पिछली हुकूमतों की कोताहियाँ हैं। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इसकी जद में। आप देखें कि 84% महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में और दूसरी जगहों पे, जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, बल्कि उसका जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और जो अपनी टैक्स लगा रही है वो सिर्फ 14% है। तो ऑयल की बात करी मैं, तो बाकी चीज़ों में भी इसी तरह हुकूमत कोशिश कर रही है। आज भी असद उमर ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हम लोग इमरजेंसी में अब सब्सिडी देंगे ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों में, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बन सके, क्योंकि अभी आमदनी में इजाफे की कोई सूरत नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज़ाना बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में एक्चुअली जो मिडिल मैन है वो सबसे ज़्यादा तबाही लेके आता है। एक चीज़ जो आप मंडी से लेते हैं या कारखाने से लेते हैं, वो अगर 10 रुपए की है तो जब आप तक पहुंचती है सारिफ तक तो वो 100 रुपए की हो चुकी होती है। तो इस चीज़ के ऊपर काबू पाने के लिए, जिस तरह मुझे याद है हमारे बचपन में फूड इंस्पेक्टर्स होते थे, लेकिन अब नहीं है वो, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं। अब अगर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर ये लगा दिया जाए कि वो देखें तो वो नहीं देख सकते, उनको एक पूरी फ़ौज तैयार करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि वो हर जगह जाके छापे मारें और देखें कि वो लोग अपनी मुनासिब कीमत में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बहुत मुश्किलें हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लिटरली हर एक की ज़बान पर सिर्फ महंगाई है, कहीं चले जाओ महंगाई 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 का जिक्र हो रहा है। और हम कोशिश अब ये है कि इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में इसको नीचे लेके आना है किसी न किसी। आप ये समझ रही हैं कि ये जो सारा फेल्यूर है वो पंजाब के अंदर अगर महंगाई है तो वो फूड इंस्पेक्टर की वजह से? देखिए फूड इंस्पेक्टर की वजह से नहीं है, ये एक माहौल बन गया है सारा। हमारे यहाँ एक्चुअली करप्शन का एक माहौल बन चुका है। यानी पिछली 2 हुकूमतें जो सबसे बड़ा कारनामा किया है वो मेरे और आपके दिल से करप्शन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। अब सब कुछ सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ वैसे ही चल रहा होगा क्योंकि लोग हम वही हैं। हम चेंज होने को तैयार नहीं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, तो रियासत मदीना वो उनके कह देने से नहीं बन जाएगी। ज़ाहिर है उसके लिए मुझे और आपको, हर शख्स को चेंज होना पड़ेगा, अपना दिमाग अपना दिल को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने प्रॉफिट को पीछे लेके आना पड़ेगा, अपने बल्कि अपने जिसे कहना चाहिए मफाद को पीछे थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये चीज़ें होंगी। डॉक्टर साहब, ये जो पीटीआई के जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप ये रो रहे होते हैं कि जी फ्यूल महंगा हो गया। फ्यूल वो कह रहे हैं अभी भी रीजन में फ्यूल सस्ता है, हमारे यहाँ इंडिया से सस्ता है, हमारे यहाँ बांग्लादेश से सस्ता है, फिर हम क्यों रो रहे हैं सर? देखिए मैं आपके लिए ख़ास तौर से ये पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है सर। मैं चाहता हूँ आपका कैमरे वाले इसको फोकस करें, फिर मैं इसको समझाऊंगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये है पाकिस्तानी करेंसी की कीमत पेट्रोल की है और मजदूरी डेली है। यानी इमारात में, यूएई में, हाँ 3,500 रुपये दिहाड़ी मिलती है रोज़। ठीक है, पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 3,500 पर डे। हाँ, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत है 117 पाकिस्तानी, दोनों चीज़ें पाकिस्तानी। ठीक। सऊदिया की डेली की उजरत जो है दिहाड़ी 4,500 है, वहाँ पेट्रोल है 107 रुपये। ठीक, सही। इसी तरह बरतानिया में 12,000 है डेली पर डे जो वेजेस है, वहाँ 205 रुपये है। बांग्लादेश में 1,800 रुपये है डेली वेजेस, यानी दिहाड़ी डेली की 1,800।
वहाँ पे पेट्रोल पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में पड़ता है 175। ठीक। हमारे यहाँ 800 रुपए है सिर्फ दिहाड़ी, डेली की दिहाड़ी, और हमारे यहाँ पेट्रोल 138 रुपए है। तो अब आप देख लीजिए कि हमें, जब आप ये कहते हैं जुमला, तो आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को कि भाई खत्ते में अब भी सस्ता है। खत्ते की उजरतें तो बताएं, खत्ते की डेली वेजेस तो बताएं। ये मैंने बताई है, ये सामने आपको, उसको कोई चैलेंज कर ले, मैं मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात आए, मैं बड़ा मुस्बत आदमी हूँ, अच्छी चीज़ों को मैं, हाँ, आप लिखते रहते हैं कि पॉजिटिविटी, और मैडम को भी हम अपने आर्टिकल कॉलम वगैरह भेजते हैं, जो अच्छी चीज़ें इनकी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त आदमी जो सफ़ेद पोश है ना, वो भी उसकी ज़ुबान बाहर निकल गई है। जो 10 रोटियां लाते थे बच्चों को खिलाने के लिए, आज उसी दाम में वो 5 रोटियां लाते हैं। जो पेट्रोल में एक टंकी 1200 रुपये में बढ़ती थी, आज मिसाल के तौर पे उसको आप 2000 में भी वो नहीं बढ़ रही है। ये एक साइकिल ऐसा चला है, आमदनी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ती चली गई है। महंगाई किन चीज़ों से बढ़ रही है? मैं नुसरत साहबा से ज़रा सा इख्तलाफ करूँगा। ये फूड इंस्पेक्टर तो बहुत छोटी बात है। महंगाई बढ़ी है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दिया। गेहूं, शक्कर, सोयाबीन, ये सब चीज़ें हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट भी उस वक्त कर रहे हैं जब डॉलर 173 का आज हो गया है। यानी पहले $1 के 152 रुपये देते, तब 153 रुपये देने पड़े, 20-20 रुपये फी डॉलर ज़्यादा दे रहा है, तो वो चीज़ मज़ीद महंगी पड़ गई। सही है, ठीक। अच्छा, अफरात ज़र जिसको आप महंगाई कहते हैं, वो डबल डिजिट की तरफ जा रहे हैं। और उसमें जिस चीज़ों ने हमें हिट किया है, पावर यानी बिजली की कीमतें, ₹1.39 तो अभी उन्होंने कल बढ़ाया IMF के कहने से। दूसरे रुपये का डिवेल्यूएशन, तीसरा ट्रांसपोर्ट की महंगाई, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत हमारी 12 बिलियन की आती हैं साल की, अब वो 14 बिलियन की पड़ गई। सही है, जो $40 का था एक बैरल, वो अब $80 का फी बैरल हो गया है। ये बात सही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमें भी मुल्क में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने बदकिस्मती से अपनी पेट्रोलियम मसनूआत को रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बनाया हुआ। ये जुमले को ज़रा समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे जिन जिन ज़राए से रेवेन्यू मिलता है FBR को, टैक्सेस के मद में, कस्टम ड्यूटी के मद में, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को भी सोर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन बना लिया। क्या होता है, अब इसमें अगर मिसाल के तौर पे 135 रुपये का पेट्रोल है, तो तकरीबन 35 रुपये का तो इसमें टैक्सेस हैं, सेल टैक्स और दूसरे टैक्सेस। तो आपकी जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी, इससे वही आप पास ऑन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें अपने टैक्सेस डाल के अपनी रेवेन्यू इनकम के लिए उसको मज़ीद ऊंचा कर रहे हैं। अब इसमें मेरा सवाल यह है कि जब कीमतें कम हुई थी तो आपने रेवेन्यू या सेल टैक्स कम नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम कम करेंगे तो हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे। एक ऐसा वक्त आया था जब फ्यूल प्राइसेस 0 हो गई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 17% का जो सेल टैक्स का उसको कर दिया था 28%, कि भाई कीमतें कम में 5 रुपये में मैं लगाऊंगा तो 28% लगाऊंगा, 10 रुपये में मैं लगाऊंगा तो 17% लगाऊंगा, ताकि मेरा टारगेट पूरा हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को हिट कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत कैन नॉट बी सोर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप मुतबादल एनर्जी पैदा करें। दुनिया आस्ते आस्ते फर्नेस ऑयल से निकल गया है, आपकी अब भी फर्नेस ऑयल की मसनूआत जो है, और दूसरी वो $12 बिलियन की है। कोयले आपके यहाँ है, काला कोला 175 बिलियन टन, जो सऊदी अरब ईरान के टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा, जो टोटल ऑयल रिजर्व से ज़्यादा है। लेकिन कोयले से अभी सिर्फ एंग्रो ने नया जो उसका ब्लॉक है
वहाँ से 2 ब्लॉकों में बिजली पैदा सर नेप्रा की रिपोर्ट है कि टैरिफ जो महंगे हो रहे हैं उसका रीज़न ये है कि रिसोर्स महंगा यूज़ किया है। कल हमाद अजहर साहब ने एक प्रोग्राम में देखा, उसने नाराज होकर उठ के चले गए, उन्होंने बोला ये नेप्रा की गलती है। मैं इसको क्लैरिफाई तो नेप्रा किसके अंडर में आती है? कर दूं, हमारे यहाँ 2-3 मसले हैं। एक तो हम सबसे महंगा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं विच इज़ फर्नेस ऑयल एंड LNG। दूसरे वो बिजली घर जो 30% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, यानी अब डालेंगे फ्यूल इतना ही लेकिन बिजली निकलेगी 30%। फायदा क्या उसका? तो वो बड़ी महंगी बिजली पैदा कर, और ये कई बार पार्लियामेंट में भी इशू उठाया है और उसको एंडोर्स करेंगी कि महंगे बिजली घर बंद करो। वो क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? आप इसके उसमें ये पूरा फर्नेस ऑयल डालते हैं और उसके बदले में आपको आधी से भी कम बिजली मिल रही है। भाई ये नहीं किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी इन्होंने नहीं। डॉक्टर साहब आप बताएं ना, ये क्यों नहीं किया? मतलब इसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व है, नहीं हो पा रहा, मिसमैनेजमेंट है, ना एली, क्या वजह? देखिए पहली चीज़ तो ये है, इस वक्त हमारे पास बिजली की डिमांड और सप्लाई बुरी नहीं है, यानी जितनी डिमांड है मोरलेस सप्लाई है। अच्छा, हमारी इस वक्त डिमांड क्या है? 40,000 है, 40,000 के करीब है, 40,000 है, 30,000 के करीब हमारी। अच्छा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? वो तो 30,000 भी नहीं। हमारी बिजली जनरेशन एक होती है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है। ठीक है, दोनों को आप मिलाइए करें। बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो हमारी मोरलेस डिमांड के साथ ही है, या कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम कैपेसिटी चार्ट देके नहीं ले रहे हैं बिजली। लेकिन हम ये महंगी नहीं भी बना सकते हैं ना। हम विंड पे चले जाएं, विंड बहुत सस्ता। हमारे पास IPPs हैं विंड के, उनको कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं आप, यानी उनसे बिजली ना खरीदने के पेनल्टी दे रहे हैं, लेकिन महंगी बिजली घर से बिजली पैदा कर रहे हैं। ये मैडम भी तमाम ये कमेटीज को हेड भी कर रही होती है, वहाँ फाइनेंस की कमेटी को, एनर्जी की कमेटी को। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैडम के पास आते हैं कि क्यों नहीं इनको, अगर ये आपको इतने महंगी पड़ रही है जो 30% बिजली की, नेप्रा का काम एक ही है, वो फिर बिजली की कीमत बढ़ाता चला जाता है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, की कीमत बढ़ी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके इसी पे डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम नुसरत भाई साहब, ये जो बात अभी हो रही थी, ये वेरी बिगनिंग, वेरी फर्स्ट डे ये वज़ीर आज़म साहब ने और जो आपकी टीम थी, फ्रंट पेज के जो मैनेजर्स थे, उन्होंने ये बताया था कि ये महंगे बिजली घर हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो आपके पास 4 साल गुजर गए, 3 साल 3.5 साल गुजर गए, 4 साल होने वाले हैं, आपने ये बिजली घर बंद क्यों नहीं किए? दूसरी बात, कल हमाद अजहर से जब ये सवाल हुआ कि भाई नेप्रा ने ये रिपोर्ट दी है कि आप गलत जगह से बिजली बना रहे हैं, वो महंगी बन रही है, तो आप कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने पिन पॉइंट किया था कि वो इस तरह के मुआहदे करके चले गए, अगर हम उनसे बिजली ना भी लें तो हमें उनको पैसे देने तो मैडम बंद करें ना। बंद कैसे करेंगे? या तो उसका मुतबादिल कोई चीज़ हो हमारे पास। अब आप कहते हैं कि कोयले से करो, कोयला आपको पता है पूरी दुनिया बंद कर रही है। मैं आपको मुतबादिल बताता हूँ, आपकी 40,000 की जो खपत है, आपको सिर्फ और सिर्फ जमपीर का विंड पावर, ओनली जमपीर आपको 40,000 देगा। देखिए, विंड पावर लगाए थे, सिंध हुकूमत ने लगाए थे, सारे यहाँ से लेके वहाँ तक लगे हुए, मैं खुद देखती हूँ उनको, लेकिन उनमें से काम कोई नहीं करता। अब क्या वही चीज़ हम दोबारा से कर रहे हैं? नहीं मैडम, वो चल रहे हैं, उससे सप्लाई हो रही है, लेकिन नहीं उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के होना चाहिए था, वो बंद है सारे। देखिए, ये प्राइवेट इदारों के, हमारे दोस्तों के, ये सब के सब प्राइवेट इदारों ने खरीदे हुए हैं, चल रहे हैं, बैंकों ने, रियासत इसको ओन करे, फाइनेंस करा, उनकी पेमेंटें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं, वो दे भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप ये देखें ना, जिस तरह भाई ने कहा कोयले से करो, कोयले को नहीं करना, क्योंकि कोयला जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। उसको तमाम ममालिक में इसको बंद कर दिया है कि कोयले से आप एनर्जी ले रहे हो। वर्ल्ड बैंक ने बंद और IMF ने बंद किया था, अब उन्होंने इजाजत दे दी है कोयले से। मैडम, और एंग्रो के 2 यूनिट से इस वक्त भी दुनिया में 180 बिलियन टन आपके पास ब्लैक गोल्ड जमीन के नीचे थर में है। सर 53% आज भी कोल से होता है। लंदन, जर्मनी में पूरा, पोलैंड में 90%, लंदन में 47% कोल से होता है। पोलैंड में 90%। थर में किया है ना, शुरू तो किया है थर में। ये ना जाए कि जी ये पॉल्यूशन, लेकिन आप इसके लिए आवाज़ उठाएं तो ये कुछ बने। अच्छा सर, मैं आपके पास आता हूँ नईम साहब। देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं कि विश भी है, जैसे मैडम भी है, बाकी भी लोग सिंसियर लोग हैं, उनकी विल भी है।
वज़ीर आज़म साहब इवन अगर खुद देखें तो कोई भी उसके लिए कोई ब्लेम नहीं कर सकेगा कि कोई वज़ीर आज़म करप्ट है या वो गलत, लेकिन उसके बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? डिलीवर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं भी हमेशा यही राय रखता हूँ, हर जगह यही कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के बारे में तो हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई करप्शन ट्रांसपेरेंट आदमी है, लेकिन उनकी टीम का इशू है जी। टीम का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, टीम में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअल देखें, एक एक वज़ीर को उठा के देखें तो कितने काम के लोग मिलेंगे आप बताएं मुझे। कितने वज़ीर हैं, किसी एक वज़ीर का नाम ले दें कि ये ढंग का, सिवाय असद उमर के या एक दो लोगों के, आप बताएं। असद उमर तो ना सिवाय वो एक कहते बातें, मतलब वो एक कॉम्पिटेंट आदमी बाहर से थे, एक मिनिस्टर ठीक है वो नहीं था, लेकिन उसके अलावा आप देखें कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं और क्या कुछ उनसे वो क्या डिलीवर करेंगे आप बताएं, कितने लोग हैं। तो असल बात है कि काबिल टीम नहीं है इनके पास। एक अकेले वज़ीर आज़म साहब कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर आज़म की ही जिम्मेदारी है कि अच्छी टीम बनाना। तो वो अच्छी टीम भी नहीं बना पा रहे हैं। बदकिस्मती से क्रिकेट टीम में बना लेते थे, लेकिन यहाँ अच्छी टीम भी नहीं बना पाए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अभी मैं दुबई में था, दुबई एक्सपो में, वहाँ पे बहुत अच्छे इंतजामात। इवन हमारा जो पवेलियन था वो इंडिया के पवेलियन से बहुत अच्छा था, बाकी मुल्कों से भी अच्छा था। वहाँ एक आदमी था, वन मैन शो था, जो रज़ाक दाऊद साहब थे। वो अनथक मेहनत की, उन्होंने रात दिन लगाया, टेडेप ने काम किया, बाकी बिजनेसमैनों ने किया, उसको सक्सेसफुल बनाया। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, तो वो रज़ाक दाऊद भी डिलीवर नहीं कर पाता। वजह क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक्सपो 2020 यकीनन मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसमें रज़ाक दाऊद का नाम अभी मैं मिलकर आया है आरिफ खान साहब से, जो TDAP के CEO हैं। जी बिल्कुल, आरिफ खान यही बतलाया कि वो गए हुए थे ओपनिंग पे और पाकिस्तान का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला है और रज़ाक दाऊद साहब को क्रेडिट दिया और हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर 6 महीने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन $29 मिलियन खर्च हुए हैं, 50 करोड़ रुपए। तो मैं समझता हूँ वर्थ, क्योंकि जो चीज़ सुनने में आ रही है वो सब अच्छी हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने। अब हमने ये भी देखा वहाँ पे दुनिया का बहुत 200 से ज़्यादा ममालिक थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का पाकिस्तान 190 ममालिक थे उनके, लेकिन पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, ये चंद ऐसे हैं जिनको लोग कोट कर रहे हैं। आप भी देख कर आए। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला यहाँ पे है वो ये है कि एडॉक डिसीजंस हो रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म मरबूत पॉलिसी के तौर पे डिसीजन नहीं है। अब देखें, शौकत तरीन साहब IMF से नेगोशिएट करने गए और उनका कल ख़त्म हुआ है, जो 6 महीने था इस बात को, तो वो वापस आ गए और अब सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो टीम को लीड करें। यकीनन एक फाइनेंस मिनिस्टर का जो लेवल होता है नेगोशिएशन का वो दूसरा होता है, जो एक फाइनेंस सेक्रेटरी के हर 2 मिनट के बाद ये बाहर आके किसने फ़ोन करके पूछना, जरूरत नहीं है वो कोई चीज़ कमिट कर ले या ओवर कमिट कर ले। ये इसको हम कहते हैं विकर विकेट से खेलना, यानी कमज़ोर विकेट पे जाके आपने नेगोशिएट कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन का रीत नहीं है, तरीक़ा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें उन्हें एडवाइज़र भी बनाया जा सकता था। एडवाइज़र की हैसियत से वो वहाँ पे नेगोशिएट करते अपनी टीम को। और जो एक गोल लेके गए थे, शौकत तरीन साहब शुरू से कहते थे कि जी हम उनकी IMF की हर बात नहीं मानेंगे, हमारे पास मुतबादल प्लान है। तो भाई दो, अभी तो यहाँ पे बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, रुपये की डिवैल्यूएशन वहाँ से हो रही है, 173 रुपये का आज ₹5 पहुँच गया, तो महंगाई कहाँ जाएगी? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ कि या तो हुकूमत दूसरी चीज़ों में उलझी हुई है और उस पर मैं तफसील नहीं करना चाहता, आप भी समझते हैं और बाकी लोग भी समझते हैं। तो ये तरजीहात ये बड़ी ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ सर्कुलर डेट, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमती वो इदारे जो लॉस में जा रहे हैं 500 अरब रुपए सालाना देते हैं। सर्कुलर डेट 2900 अरब रुपए पे पहुँच गया है, रुपये 173 पे पहुँच गया है। और महंगाई जो बढ़ी है वो 5% नहीं बढ़ी, 200% बढ़ी है, 150% बढ़ी है, 100% बढ़ी है। चाहे दालों से कंपेयर कर लें कि दूध को कम, दूध वालों ने कल कहा 45 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, कर लो जो कुछ करना है। तो ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, आखिरी जुमला में बात, डिमांड सप्लाई का भी फुकदान है। आपको पहले से पता होना चाहिए इन्वेंट्री क्या है और डिमांड क्या है, इंपोर्ट करके रखें। हमारे यहाँ क्या हुआ है, शक्कर एक्सपोर्ट कर दी गई,
रिबेट भी दे दिया, फिर शॉर्ट हो गई, फिर इंपोर्ट किया गया और वो महंगी आई, फिर सब्सिडी। ये मैडम महंगाई का दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये डिप्टी कमिश्नर इसको, फूड इंस्पेक्टर, तो वो प्रोविंस पे। तो इस वक्त अगर आप देखा जाए तो आपको कराची से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जहाँ पे आप भी हैं, बाकी भी हैं। तो सिंध गवर्नमेंट से तो आपकी हो गई है डील, वो अब आपका बी पार्ट है। तो अब आप सिंध से सेटिस्फाइड हैं, यहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी? देखिए अभी जिस तरह आटे का है, आज उन्होंने रिलीज़ किया अपना आटा, तो आटे की कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह बाकी चीज़ों की आस्ता आस्ता होगी, ये नहीं हो सकता कि और ऊपर चलते जाएं, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हर सूबे ने अकॉर्डिंगली लेके चलना है उसको, कि उसके सूबे के क्या हालात हैं और किस किस किस्म की चीज़ें हैं। अब अगर शक्कर माफिया या आटा माफिया या बाकी जितने माफियाज हैं, अगर वो चीज़ें गायब कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जिस तरह पहले भी आपको पता है हज़ारों टन गंदम जो है वो भूसा बन गई और बाहर मार्केट में नहीं आई, तो अगर इस तरह का एटीट्यूड लोगों का होगा तो फिर तो कभी भी नहीं चीज़ें नीचे आएंगी। अब इस वक्त हर बंदे को चाहिए, हर सूबे के जो गवर्निंग लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने उसके ऊपर पूरी नज़र रखें कि क्या हो क्या रहा है, कौन इसको ठीक से लेके चल रहा है और कौन नहीं लेके चल रहा है। क्योंकि एक होल्डर को सजा नहीं, सील नहीं हुआ गोदाम, फाइन नहीं हुआ, होल्डर स्पेकुलेटर जिसको कहते हैं, जखीरा अंदोस, और ये हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वीक हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी आपके हों। मैडम वो इमरान खान साहब जो क्रिकेटर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं जो क्रिकेटर थे, वो कहते थे कि जब ये डॉलर बढ़ता है और ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती थी तो उस वक्त कहते थे कि हुकूमत कुछ कर रही है, वो मैं नहीं बता रहा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वज़ीर आज़म इससे पहले सियासत में नहीं रहे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सियासत में नहीं थे। अगर वो मुशर्रफ को या कुछ किसी और को ज्वाइन कर लेते कुछ अर्से 1 साल 2 साल के लिए, तो शायद उनको बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है इस बात की कि ये माफिया। मैं तो कहती हूँ गलती थी, करना चाहिए मुशर्रफ को करने देना चाहिए, मुशर्रफ को या किसी और को जिसको भी ज्वाइन करना था। ऑफर तो उनको हर तरफ से आई थी, नवाज शरीफ ने भी उनको कहा था, वो ज्वाइन कर लेते तो उन्हें पता चलता कि ये कितने क्रोकेड लोग होते हैं सियासतदान, और वो क्रोकेड नहीं हैं, वो दिल के साफ़ हैं, इसी तरह वो मतलब समझते हैं कि पूरी दुनिया साफ़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, और सियासतदान तो ये दिल के गरीब आदमी सफर कर दिल के साहब कब तक रहेंगे? हम टेस्ट एंड ट्रायल पे तो आवाम को नहीं छोड़ सकते। नईम साहब, आप इस पॉइंट को आप कैसे ले रहे हैं, जिस तरह से मैडम कह रही है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था, 3.5 साल हो गए हैं। सर मुझे हैरत हो रही है, मैडम ने कहा नवाज शरीफ को ज्वाइन कर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैडम तो वाकई ज्वाइन करवा रही। मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैडम कह रही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। असद उमर को पहले ज्वाइन कर लेते तो उनको समझ आया। असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया, और अब 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पूरी पॉलिसीज, पूरी पिछली हुकूमत की कारकर्दगी, आने वाले वक्त को देखते हुए पॉलिसी बनाते। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद आए तो नए सिरे से जब शुरू हुआ तो ग्रिप में ही थी, IMF पे गए, वहाँ पे इशू आए। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कहा कि मैंने बेग साहब को वोट डाला था, क्योंकि उस वक्त PTI का नहीं, तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन उस बेचारे की वो तैयारियाँ, होमवर्क नहीं हो सका। एंड ऑफ द डे गरीब पिस रहा है, एंड ऑफ द डे गलत पॉलिसी से, हिट एंड ट्रायल से, वॉट एवर यू से। कुरैशी साहब, आप क्या देख रहे हैं? अब जो 2 साल रह गए हैं या 2 साल से भी कम अरसा रह गया है, आप देखते हैं कि इसमें भी यही बातें चलती रहेंगी कि अभी तक हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, या अब प्रॉपर डिलीवर करेंगे? देखिए, अगर ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अफराद वैसे तो मुसलसल तब्दीलियां होती ही रहती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर वक्त वज़ीर बदलते रहते हैं, लेकिन एक मजबूत टीम लानी पड़ेगी नए सिरे से। ये जितने फालतू वज़ीर हैं, अमीन गंडापुर जैसे और वो जो हैं क्या नाम है चौहान जैसे, ये सिर्फ बातें करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़ते रहते हैं। जब तक आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं लाएंगे, जैसे अभी बेग साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1 साल की पॉलिसी तो मजबूत होनी चाहिए। हमें पता हो कि परसिस्टेंसी हो, कंसिस्टेंसी हो, एक तसलसल हो। और ये जो बात अभी मैडम ने फरमाई ना, कि देखिए जब आप ये कहते हैं ना कि जी
ऐसा होता है, इंस्पेक्टर्स को चाहिए करें, लोगों को चाहिए उसको करें, तो गोया हुकूमत जो है वो अपनी बेबसी का ऐलान कर देती है। जब आप एक फूड इंस्पेक्टर पर डिपेंड करेंगे, जब आप लोगों से जो है इखलाकी एतबार से कहेंगे तो फिर नहीं होगा। जब तक आप कुछ अच्छी चीज़ें बताएं जो FBR में खास तौर पे हो रही हैं या टैक्स कलेक्शन में हो रही है। FBR का रेवेन्यू टारगेट 3 साल से टारगेट से ऊपर अचीव किया जा रहा है। अभी मैंने मुबारकबाद का इसमें ई-कॉमर्स का हाथ है को कहा कि उन्होंने ई कॉमर्स जो हुआ है इसमें इसका भी नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, पोर्टल्स बनाए हैं और सिंपलीफाई किया है और टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो आप ये देखें कि यही बिजनेस कम्युनिटी है और ये उनके टारगेट अब हम 5,400 अरब रुपए सालाना के टारगेट माना है और IMF कह रही है नहीं 5,800 अरब करें। पिछले साल 4,700 अरब रुपए का टारगेट FBR ने अचीव किया था जो अपने टारगेट से ज़्यादा था। ये अच्छी बात है। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को मैं मुबारकबाद, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PMLN भी क्लेम करती है ना कि जब हमें हुकूमत मिली तो 22,000 थी, हम 38,000 पे ले गए। 20% की ग्रोथ पिछले 5 सालों में हुई है। वो काले रंग वाले ने भी दिखाई है, गोरे वाले ने भी दिखाई है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन ग्रोथ कहाँ से होती है? देने वाला हो तो ग्रोथ होगी। तो बिजनेस कम्युनिटी दे रही है। 20% की ग्रोथ पिछले 3 सालों में मुसलसल मेंटेन की है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, आप कुछ आवाम को होप दें कि जो महंगाई है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव जिससे कुछ महंगाई के ऊपर कंट्रोल आ जाए, ऐसे स्टेप्स जो आप लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सादी बात है। आज ही असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि हम बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे रहे हैं। जिस तरह सब्ज़ी में आपने देखा है कीमतें बराबर रही हैं, ऊपर नहीं जा रही कीमतें, बल्कि कम होना शुरू हो गई। इसी तरह आटे में भी हो जाएगा और इसमें चीनी में भी। लोगों को सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में अगर हम रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं तो लोगों का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त चूँकि चीज़ें रोज़ महंगी हो रही हैं, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं और बहुत बिजली भी है, उसमें भी है, पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम मसनूआत भी है। फिर डॉक्टर साहब इसमें एक बात है कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिर इसका जवाब क्या है? दुनिया में महंगा हो रहा है सबसे ज़्यादा। दुनिया में जहाँ पे भी महंगाई होती है उसके साथ इनकम बढ़ती है। ज़्यादातर स्टेट सोशल वेलफेयर स्टेट है जो उनको पेंशन देती हैं, सोशल सिक्योरिटी देती हैं, घर बैठ के कंपनसेट करती हैं। हम तो है नहीं, हम तो नहीं है वेलफेयर। मैडम कह रहे हम रायवंड को बेच के दे दें, बेच दीजिए, बिलावल हाउस को बेच दें, रायवंड को बेच दें, कि बेच दें, चले कोई हम कहें ये कर दिया गलत। देखिए मेरा सिर्फ यही है कि आपने आमदनी को बढ़ाना होगा और अब हमने अपना सेटअप भी बदलना है। सिंगल ब्रेड अर्नर अब नहीं चला सकेगा फैमिली को। अब घर के बच्चे, बेगम स्कूल में पढ़ाना, सुबह 7 जाएं जैसे इंडिया में होता है जी सर, कि 2 फैमिली मेंबर या 3 फैमिली मेंबर पार्ट टाइम ट्यूशन, ये सब करना होगा क्योंकि इस महंगाई का मुकाबला आप एक आदमी कमा के नहीं कर सकते। सर आपका फाइनल कमेंट्स अबाउट गवर्नेंस ऑफ। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि महंगाई बढ़ती चले जाए और आप छोटे छोटे बच्चे भी जॉब करना शुरू कर दें, ये नहीं है। उन्होंने जो उनका मुस्तकबिल है, जो पढ़ना है, जो उनका मेन काम है, उसको करें। फाइनल कमेंट्स सर, मैं गवर्नेंस से तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, गवर्नेंस नज़र नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल की वजह ही बैड गवर्नेंस है और इनकॉम्पिटेंसी है की। मैडम आप इनका कोई रेस्पॉन्ड करें? इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बार बार अगर ये होती तो प्राइम मिनिस्टर क्यों चेंज करते लोगों को? वो चाहते हैं कि लोग अच्छे तरीके से काम करें और जिस तरह उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान को इस तरह का बनाया जाएगा, उसके लिए वो दिन रात कोशिशें कर भी रहे हैं। दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ हमारा आज का टाइम ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नईम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम नुसरत वाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।